नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर के नाइट्स। हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। एक हमारी क्लास हो चुकी है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखें, क्योंकि उस क्लास में मैंने बताया राजस्थान में कौन कौन से राजवंश हुए हैं। ठीक है, तो राजस्थान के प्रमुख राजवंश पिछली क्लास में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्लास है। 19 रियासतें मैंने बताई थी और 19 रियासतों में किस किस राजवंश का अधिकार रहा अपन ने उसकी बात की थी। तो इस क्लास से हम शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में पढ़ने वाले हैं एक गौरवशाली इतिहास जिसका नाम है मेवाड़। ओके, हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास और मैं आपको पढ़ाऊंगा मजेदार तरीके से। और आपको क्या है, मैं जहां पे भी आवश्यकता पड़ेगी वहां पे आपको यहाँ पे जो भी इसके जो भी डायग्राम होते हैं, जो भी चित्र होते हैं, उनके द्वारा मैं इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेवाड़ का इतिहास। ओके, तो आप क्लास को पूरा जरूर देखें। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें राजस्थान की, तो सभी में ये हिस्ट्री में जो ये मेवाड़ है, तो मेवाड़ का जो पोर्शन है इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं मेवाड़ का इतिहास। किसका इतिहास पढ़ने वाले हम? मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, मेवाड़ एक ऐसा इतिहास है जो हमें गर्व महसूस करवाता, जिसमें जन्म हुआ है महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, इसके अलावा राज सिंह, जिन्होंने मुगलों की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ओके, तो आप इन क्लासों को पूरा जरूर देखें। और अपन शुरुआत करने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ के इतिहास की अगर बात करूं सबसे पहले, तो इसका प्राचीन नाम क्या क्या है? ओके, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। ओके, मेवाड़ का प्राचीन नाम की अगर अपन बात करें तो मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है वो अपन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें अपन मेवाड़ की, तो मेवाड़ में किसका शासन रहा था मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं। मेवाड़ का जो इतिहास है इसकी विशेषता क्या है? ओके, तो सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पे शासन किसका रहा, तो गुहिल वंश, गुहिल वंश या बोल सकते हैं सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश, गुहिल या सिसोदिया वंश का यहाँ पे क्या रहा था, शासन रहा था। ओके, इसके अलावा दूसरी विशेषता क्या है कि राजस्थान या बोल सकते हैं विश्व का सबसे प्राचीन क्या है, सबसे प्राचीन राजवंश है। यानी कि ये 5वीं शताब्दी से चलता आ रहा है। इतने यहाँ पे कितने राजवंश हुआ है, इतना लंबा इतिहास का, या सॉरी विश्व का, जो कि ये राजस्थान का जब एकीकरण हुआ तब तक ये चलता रहा। ठीक है, तो राजस्थान का क्या है, इसकी दूसरी जो प्रमुख जो विशेषता है, दूसरी प्रमुख विशेषता है इसकी कि ये विश्व का या बोल सकते संसार का, ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीन, विश्व का क्या है, सबसे प्राचीन राजवंश। ओके, दूसरी विशेषता क्या है कि ये विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश है। और यहाँ पे जो शासन रहा किसका रहा, गोहिल वंश या सिसोदिया वंश। अगर अपन बात करें इसकी प्राचीन नामों की, इसको प्राचीन नाम क्या क्या है इसकी, अगर बात करूं मैं महाभारत काल में इसको क्या कहा जाता था, ये किसकी राजधानी थी, तो ये थी सेवी जनपद की राजधानी। ओके, यहाँ पे लिखा रहा हूं मैं, महाभारत काल में, महाभारत काल में, महाभारत काल में अगर अपन बात करें इसकी, महाभारत काल में किसकी राजधानी थी, कौन, मेवाड़, ये किसकी राजधानी थी, सीवी जनपद की राजधानी थी, सीवी जनपद की राजधानी, सीवी जनपद की राजधानी थी ये महाभारत काल में। इसके अलावा अगर बात करें तो इस मेवाड़ को मेर या मेव भी कहा जाता है। ओके, इसको मध्यमिका भी कहा जाता है। मध्यमिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेव या मेर जाति यहाँ पे निवास करते थे, इसी कारण से इसको मध्यमिका कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ किस प्रकार से है ये, इस प्रकार से अगर आप देखते हैं राजस्थान का मैप, तो यहाँ पे कौन सी रियासत है, यहाँ पे मेवाड़, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो निवास करती थी जाति उसका नाम है मेर। और इधर से वो जो अरबी जो आक्रमण होते थे वो इधर से होते थे, अरबी आक्रमण। ओके,
तो उन यहाँ पे जो मेव जाति या मेर जाति रहने के कारण ही इसको क्या कहा गया, मध्यमिका कहा गया। ये इसका रीजन है। तो अपन इसकी प्राचीन नामों की अपन बात करें तो दूसरी अगर अपन बात करें इसको मेव या बोल सकते हैं मेर जाति के निवास, ठीक है। यहाँ पे मेव या बोल सकते हैं मेर जाति की निवास या बोल सकते हैं अधिकता के कारण इसी कारण से इसको क्या कहा गया, मध्यमिका। मेव जाति की यहाँ पे अधिकता थी या बोल सकते हैं वहां पे निवास करते थे। मेव या मेर जाति के निवास करने के कारण से ही इस क्षेत्र को मध्यमिका नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये प्राचीन महाभारत काल में ये सीवी जनपद की राजधानी थी। ओके, अगर आगे यहाँ पे कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैं इसको राजवंश को यहाँ पे लिख देता हूँ आगे। तो सबसे प्राचीन राजवंश, ओके। तो मध्यमिका हो गया। इसके अलावा इसको संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है, मेदपाठ। ओके, तो मेवाड़ है, इसको संस्कृत भाषा में मेदपाठ, आपने नाम सुना होगा मेदपाठ। तो मेदपाठ किसमें कहा जाता है, संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है, मेदपाठ। ओके, तो प्राचीन नाम लिखा रहा हूं आपको मैं, तो बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आप इनको जरूर पूरा देखें। ओके, आगे अपन बात करते हैं मेदपाठ हो गया। इसके अलावा इसको किस नाम से भी जाना जाता है, इसको नाम जाता है मेदपाठ हो गया। ओके, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता है। उसको हिंदी में बोलते हैं इसको प्रागवाट। ओके, प्रागवाट, ये इसी के नाम है प्रागवाट। इसको किसमें, कौन सी भाषा में जानते हैं, हिंदी में इसको प्रागवाट कहते हैं। ओके, इसके अलावा मध्यमिका, ठीक है। मध्यमिका जो थी मैंने बताया अभी, मेव या मेर जाति की निवास या फिर अधिकता के कारण से इसको मध्यमिका कहा गया, लेकिन इसको वर्तमान में क्या कहा जाता है, नगरी। ओके, तो यहाँ लिखा रहा हूं मैं, वर्तमान में चित्तौड़ को किस नाम से वर्तमान में इसको मध्यमिका को किस नाम से जानते हैं, नगरी या चित्तौड़गढ़, ठीक है। वर्तमान की अगर अपन बात करें तो नगरी के नाम से जाना जाता है चित्तौड़गढ़। ओके, तो एक बार मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करा रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में, क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान में पढ़ रहे हैं हम मेवाड़, सॉरी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास की अगर अपन बात करें तो मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ पे किसका शासन रहा, गोहिल या सिसोदिया वंश का यहाँ पे क्या रहा शासन, जो कि क्या है, ये विश्व का सबसे प्राचीन, ओके, सबसे प्राचीन या सबसे लंबा राजवंश है। कौन सा, मेवाड़। इसके अलावा मेवाड़ की प्राचीन नाम क्या क्या है, तो प्राचीन नाम है, महाभारत काल में इसको सीवी जनपद की राजधानी कहा जाता था। मेव या मेर जाति के अधिकता के कारण इसको मध्यमिका नाम से भी जाना जाता है। मेरपाठ इसको संस्कृत में कहा जाता है, प्रागवाट इसको हिंदी में कहा जाता है, और वर्तमान में नगरी भी इसको कहा जाता है, ठीक है, चित्तौड़ नगरी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे अपन बात करेंगे मेवाड़ किस किस को बोलेंगे, कौन कौन से जिले को अपन मेवाड़ क्षेत्र में रखेंगे। ओके, राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिसको अपन मेवाड़ कर सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन बात करते हैं मेवाड़ के क्षेत्र। आप इसके नोट्स जरूर बनाइए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो। आगे अपन बात करते हैं मेवाड़ राज्य का क्षेत्र। ओके, मेवाड़ राज्य में मेवाड़ का कौन कौन सा क्षेत्र मेवाड़ में आता था, तो राजस्थान की अगर अपन बात करें मेवाड़ राज्य के क्षेत्र। ओके, मेवाड़ राज्य के क्षेत्र लिखा रहा हूं मैं, मेवाड़ राज्य के क्षेत्र, यानी राजस्थान की कौन कौन से जिले मेवाड़ में आते थे, मेवाड़ राज्य के क्षेत्र। अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें 4 जिले आते हैं। 4 जिले किसमें आएंगे, मेवाड़ में। तो मेवाड़ या बोल सकते हैं उदयपुर, ठीक है। तो पहले की अगर बात करूं मैं, पहला जिला कौन सा है, उसका नाम है उदयपुर। दूसरे की अगर अपन बात करें तो दूसरा है चित्तौड़गढ़। तीसरे की अगर बात करें अपन तो तीसरा है दोस्तों राजसमंद।
और चौथा कौन सा है? तो चौथा है भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। ओके, तो ये जो जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इन जिलों को क्या कहा जाता है? इन जो 4 जिले इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मेवाड़। ओके, तो मेवाड़ राज्य का इन जिलों पे अधिकार था। इन जिलों को क्या कहा जाता है? मेवाड़ क्षेत्र। ओके, आगे अपन बात करते हैं मेवाड़। यहाँ पे शब्द आ रहा है मेवाड़, बार बार आ रहा है मेवाड़। मैंने बता दिया था मेवाड़ क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे मेव, इसको अगर आप यहाँ से ढक ले तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? मेव। ओके, तो मेव या फिर बोल सकते हैं मेर, जाति की अधिकता के कारण से इसको मेवाड़ कहा गया। ओके, आगे अपन बात करते हैं मेवाड़ राज्य का झंडा। ठीक है, अगर आप मेवाड़ का जो झंडा देखते हो किस प्रकार से है, मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं मेवाड़ राज्य का झंडा। मेवाड़ बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, फिर बाद में अपन एक एक जो भी राजा महाराजा यहाँ के हुए हैं, एक एक शासक को लेंगे। पहले इसकी जो बेसिक जानकारी वो आपको बता रहा हूँ। मेवाड़ राज्य का झंडा, अगर आप मेवाड़ का झंडा अगर देखते हैं, झंडा किस प्रकार से है? झंडा इस प्रकार से है, यहां पे लिखा हुआ है जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार, तीही राखे करतार। ओके, तो मैं एक बार दोबारा से इसको लिखा रहा हूं, यहां से बिल्कुल आपको साफ अच्छी तरह से लिखा रहा हूं। मैं यहाँ पे झंडा बना के बता देता हूं, और जो झंडा है उसमें क्या लिखा हुआ है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा, इसमें झंडे में लिखा हुआ है जो दृढ़ राखे धर्म को तेही राखे करतार। ओके, ये जो झंडा है इस प्रकार से है मेवाड़ का। ओके, ये झंडे इसमें लिखा हुआ है और इस प्रकार से है झंडा। ये इस प्रकार से क्या है? मेवाड़ का झंडा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? सूर्य का यहाँ पे चित्र है। क्या है? सूर्य। सूर्य। ओके, और ये किसका झंडा है? तो ये है चित्तौड़गढ़ का। क्या फिर बोल सकते हैं चित्तौड़गढ़ में है ये झंडा, चित्तौड़ राजवंश। यहाँ पे चित्तौड़ लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ जो दृढ़ राखे धर्म को तेही राखे करतार। ओके, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक इसकी स्त्री की फोटो है, यानी कि फोटो का मतलब यहाँ पे इमेज है। ओके, तो किसकी है वो अपन बात करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा रहा हूँ इस प्रकार से फोटो है, चित्र है। यहाँ पे तलवार लिए हुए हैं, इनके हाथ में क्या है? तलवार। और एक किसकी फोटो इमेज है? तो यह क्षत्रिय की। ओके, इधर भी एक इस प्रकार से है, तो किसकी है वो? यह है महाराणा प्रताप के, जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे जिनका नाम क्या है? पूजाबील। तो यहाँ पे क्या है? पूजाबील की क्या है? इमेज, पूजाबील। ओके, तो इस प्रकार से मेवाड़ का झंडा आपको देखने को मिलता है, जिसमें लिखा हुआ जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार। ओके, इसका मतलब यह है जो अपने धर्म पे, जो सत्य के मार्ग पे चलता है उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ओके, तो इस प्रकार से क्या है? इस प्रकार से मेवाड़ का ये झंडा है। ओके, तो आप इसका क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ओके, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन बात कर रहे हैं मेवाड़ की, तो अपन बात करने वाले हैं मेवाड़ की। तो इसमें बात करेंगे कि मेवाड़ की जो उत्पत्ति है, यहाँ के जो भी राजा महाराजा हुए हैं, जो भी शासक हुए, आए कहाँ से? ठीक है, आए कहाँ से? तो अपन बात करने वाले हैं मेवाड़ राज्य में, जो भी मेवाड़ राज्य की उत्पत्ति। मैंने इनके जो भी क्षेत्र है, जो भी झंडा है, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखा दिया। अगर आपने नहीं देखी है शुरू से, तो आप शुरू से क्लास देख लीजिए। ओके, आगे अपन बात करते हैं गोहिल वंश या बोल सकते हैं सिसोदिया वंश की उत्पत्ति। यहाँ पर पहले गोहिल वंश था, लेकिन वो समाप्त होने के बाद में
इनकी जो शाखा थी दूसरी सिसोदिया, वो वहां से स्टार्ट हो गई। तो अपन बात करते हैं गुहिल वंश की उत्पत्ति, यानी कि यहाँ पे किसका शासन रहा है, गुहिल का। लेकिन वो गुहिल आया कहाँ से, तो अपन उनकी बात करते हैं। ठीक है, गुहिल वंश की उत्पत्ति, गुहिल वंश की उत्पत्ति। आखिर ये गुहिल जो इनके संस्थापक थे मेवाड़ के, वो गुहिल आए कहाँ से, गुहिल वंश की उत्पत्ति की अगर अपन बात करें तो गुहिल को बोला जाता है सूर्यवंशी। ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। इसके अलावा सूर्यवंशी इन्हीं को बोला जाता है हिंदुआ सूरज। ओके, इनको क्या बोलते हैं, सूर्यवंशी। इसके अलावा हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज। सूर्यवंशी किस प्रकार से मान सकते हैं अपन, क्यों कह सकते हैं कि ये सूर्यवंशी है, तो अभी मैंने बताया था झंडा, तो झंडा में ऊपर की साइड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, किसका चित्र था, वो था सूर्य का। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये कैसा था ये वंश, तो ये था सूर्यवंशी। ओके, तो अपन बात कर रहे हैं गुहिल वंश की उत्पत्ति। गुहिल वंश की उत्पत्ति की अगर बात करें तो बहुत सारे राजस्थान में कुछ ये जो भी लेखक हुए हैं, ओके, जो भी इतिहासकार हुए हैं, उनके अलग अलग मत है। ओके, तो मैं बताऊंगा किस किस के अनुसार यहाँ के जो गुहिल है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अबुल फजल की। अबुल फजल ने क्या कहा है इसके बारे में, उत्पत्ति के बारे में। अबुल फजल ओके, अबुल फजल की अगर अपन बात करें, अबुल फजल तो इन्होंने कहा है कि जो मेवाड़ की जो शासक है, जो गुहिल है, इनके जो संस्थापक है मेवाड़ के, तो कहाँ से आए हैं, तो इन्होंने कहा है अबुल फजल ने कहा है कि जो मेवाड़ है, यहाँ पे जो शासक हुए हैं गुहिल, ये आए हैं ईरान से, यानी कि ईरान के एक शासक ईरान से आए थे नौसेखा। ठीक है, नौसेखा आदिल कहाँ पे आए थे, राजस्थान में आए थे। और नौसेखा आदिल है, ये उन्हीं की संतान है। गोहिल किनकी संतान है, तो ये नौसेखा आदिल की। अगर आप देखते हैं इस प्रकार से हमारा राजस्थान, तो यहाँ पे कौन आए थे, ये आए थे नौसेखा आदिल आए थे यहाँ पे, लेकिन वो वापस चले गए। और इन्हीं की जो यहाँ पे संतान थी वही कहते गुहिल। और उन्होंने कौन से साम्राज्य की स्थापना की, उन्होंने की गुहिल, इसकी मेवाड़ की। तो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ अबुल फजल के अनुसार। अबुल फजल ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है मेवाड़ के शासक ईरान के नौसेखा आदिल के क्या है, वंशज है। क्या है कि आदिल के वंशज, या बोल सकते हैं नौसेखा आदिल की संतान, या बोल सकते हैं कि वंशज। इन्होंने तो बताया अबुल फजल ने कि ईरान के एक शासक थे जिनका नाम क्या है, नौसेखा आदिल, वो राजस्थान में आए मेवाड़ में। और इनके जो भी संतान हुए हैं, इनके जो भी वंशज हुए हैं, वो उन्होंने किसकी स्थापना की है, मेवाड़ की। और उनकी जो संतान थे या इनके जो वंशज थे, उन्हीं में थे गोहिल। तो गोहिल ने किसकी स्थापना की थी, मेवाड़ की। ओके, तो किसके अनुसार बताया, ये बताया गया है अबुल फजल के अनुसार। अबुल फजल के अनुसार ये ईरान से आए थे। ठीक है, और ईरान से आने के बाद में इनके जो वंशज हुए यहाँ पे रह गए और इन्होंने स्थापना कर दी मेवाड़ राज्य की। ओके, तो ये अबुल फजल के अनुसार है। आगे पर बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि एक गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है शिलादित्य। ठीक है, गुजरात में एक वल्लभी नगर के जो शासक थे जिनका नाम है शिलादित्य। उनकी जो पत्नी थी या उनकी जो रानी थी वो कौन थी, पुष्पावती। ओके, उन्हीं की, इन दोनों की संतान कौन है, गुहिल। इन्होंने ये बताया है। तो मैं किसके अनुसार बता रहा हूँ, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार
कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि जो गोहिल है, ठीक है, मेवाड़ के संस्थापक जो गोहिल है, ये गुजरात के शासक थे। गुजरात में वल्लभी नगर और वल्लभी नगर के शासक थे, जिनका नाम क्या है? यह है दोस्तों, एक तो है शिलादित्य और उनकी पत्नी थी पुष्पावती, और इन्हीं की संतान कौन थी? इन्हीं की संतान थी ये गोहिल, और इसी गोहिल ने स्थापना की थी मेवाड़ की। मैं यहाँ लिखा हूं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, ठीक है। गुजरात के वल्लभी नगर, वल्ली होगा क्या? यहाँ पे लिखा रहा हूं वल्लभी नगर के शासक, जिनका क्या नाम है? जिनका नाम है शिलादित्य, और शिलादित्य व पत्नी या रानी, जिनका नाम क्या है? पुष्पावती। क्या है? पुष्पावती की क्या है ये? संतान। कौन? गोहिल। गोहिल किनकी संतान है? तो यह है शिलादित्य और पुष्पावती की संतान है। किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, ओके। लेकिन बाद में अगर बात करें, इनकी क्या है? युद्ध में मृत्यु हो गई थी शिलादित्य की, और जो गोहिल है, ठीक है, गोहिल है, ये पेट में थे पुष्पावती के, ओके। तो ये कहाँ पे गए? ये गए एक गुफा में, ठीक है, और वहां पे एक कमलावती नाम से क्या थी? एक ब्राह्मणी थी। तो उनके पास में, उनके बाद में क्या है? इसकी मृत्यु, मतलब ये जो है शिलादित्य, इनकी क्या है? एक युद्ध में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में जो पुष्पावती है, ये भी सती होना चाहती थी, ठीक है। तो इन्होंने, मतलब जो पुष्पावती नामक एक ब्राह्मणी थी, उन्होंने कहा कि आपके गर्भ में ये 15 गोहिल, तो आप सती ना होए। लेकिन इनका जन्म होने के बाद में सती हो जाती है, ओके। और इनका जो पालन पोषण करती है बाद में गोहिल का, वो कौन करती है? कमलावती नामक एक ब्राह्मणी होती है, वो क्या करती है? गोहिल का जो क्या है, वो पालन पोषण करती है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? एक गुफा में हुआ था। इसी कारण से इसका नाम क्या रख दिया गया? गोहिल रख दिया गया। तो मैं यहाँ पे गोहिल की अगर बात करूँ तो पालन पोषण, ठीक है, गोहिल का पालन पोषण किसने किया था? कमलावती, ठीक है। किसने किया था? कमलावती ने किया था। इसका पालन पोषण कमलावती ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी, ओके। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं। अधिकांश जो भी इतिहासकार वो इसको मानते हैं, कर्नल जेम्स टोड की जो मत है, इसको ज्यादातर मानते हैं कि वल्लभी नगर के शासक थे, इन्हीं की क्या है? संतान है, सॉरी, शिलादित्य की संतान है। तो एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ। मेवाड़ का इतिहास हम पर पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे स्थापना किसकी हुई है? गोहिल साम्राज्य की, या फिर गोहिल वंश यहाँ पे उन्होंने शासन किया है। तो गोहिल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो अबुल फजल ने तो ये कहा है कि मेवाड़ के जो शासक है, ये ईरान के नौसिक आदिल की क्या है? वंशज है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि गुजरात में एक नगर है जिसका नाम है वल्लभी नगर, वहां के शासक थे शिलादित्य और उनकी पत्नी थी पुष्पावती, उन्हीं की क्या है? ये संतान है गोहिल। और बाद में मैंने बताया कि इनकी मतलब इसका पालन पोषण किसने किया है? तो कमलावती नामक ब्राह्मणी ने किया है इसका पालन पोषण, ओके। तो आप उत्पत्ति के मैंने यहाँ पे बताया मत, गोहिल की उत्पत्ति, या फिर मेवाड़ में जो इतिहास रहा है सिसोदिया या गोहिल का, तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो मैंने उत्पत्ति के बारे में बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे जो इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने इनको सूर्यवंशी बताया है। तो अपन आगे बात करने वाले हैं कि इनको सूर्यवंशी किसने कहा है, ओके। और अपन अपनी जानकारी कहाँ से मिलती है, कहाँ प्रमाण मिलते हैं कि ये सूर्यवंशी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले गोहिल वंश की उत्पत्ति, ओके, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके। आगे अपन बात करते हैं कि इनको सूर्यवंशी भी कहा जाता है, सूर्यवंशी भी कहा जाता है। तो सूर्यवंशी के प्रमाण में कहाँ मिलते हैं? सूर्यवंशी भी इनको माना गया है कि ये सूर्यवंशी है, ठीक है। मेवाड़ के जो शासक है क्या है? सूर्यवंशी है। तो वो कहाँ जानकारी अपन को मिलती है? तो आपने एक नाम सुना होगा
महाराणा रायमल। ओके, महाराणा रायमल ने एक अपना लेख लिखाया था, उसी में जानकारी मिलती है कि ये सूर्यवंशी स्त्री थे। ओके, अपन बात करते हैं सूर्यवंशी। सूर्यवंशी कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है कि ये सूर्यवंशी थे। ओके, सूर्यवंशी। तो अपन बात करें इसकी सूर्यवंशी की, तो महाराणा रायमल महाराणा रायमल कौन थे, यहाँ पे बता देता हूं। तो महाराणा रायमल थे महाराणा सांगा के पिताजी। ओके, महाराणा सांगा के पिताजी कौन थे, रायमल। ओके, तो रायमल ने अपने लेख में सूर्यवंशी स्त्रिय लिखवाया इन्होंने। ठीक है, अपने लेख में इन्होंने क्या लिखाया था, सूर्यवंशी स्त्रिय, सूर्यवंशी स्त्रिय। इन्होंने एक लेख लिखवाया था अपने ऊपर, तो उसमें क्या है, इसका हमें उल्लेख मिलता है और उसमें क्या लिखाया गया है, सूर्यवंशी स्त्री। तो अपन को जानकारी मिलती है कि ये कौन थे, ये सूर्यवंशी भी थे। ओके, यानी कि जो मेवाड़ के शासक अपने आप को क्या मानते थे, सूर्यवंशी भी मानते थे। किसके अनुसार, तो महाराणा रायमल ने जो लेख लिखाया है उसके अनुसार। इसके अलावा मेवाड़ के महाराणा को क्या कहा जाता है, जो भी महाराणा है उनको क्या कहा जाता है, हिंदुआ सूरज। ठीक है, उससे भी जानकारी मिलती है हमें। मेवाड़ के महाराणा, इनको क्या कहा जाता है, हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज, ओके, हिंदुआ सूरज मेवाड़ के शासक को कहा जाता है। इसके अलावा और अगर अपन बात करें इसके आगे, तो इनके जो राज्य चिन्ह है यानी कि झंडा, ठीक है, उसमें क्या सूर्य की आकृति है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या सूर्यवंशी थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा रहा हूं, मेवाड़ के झंडे में सूर्य की आकृति। ठीक है, ये क्या है, मेवाड़ का जो झंडा है उसमें क्या थी, सूर्य की आकृति। इस कारण से अपन बोल सकते हैं कि ये सूर्यवंशी थे। इसके अलावा अपने नाम से होगा काल भोज या बप्पा रावल में आगे बढ़ूंगा। तो उन्होंने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे, और जो सोने के सिक्के थे उनपे भी सूर्य की क्या थी, वहां पे चित्र बने हुए थे उस पे। ठीक है, तो सूर्य की आकृति थी। इसी कारण से अपन कह सकते हैं कि ये सूर्यवंशी भी थे। ओके, तो यहाँ पे लिखा रहा हूँ बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल उन्हीं को क्या बोलते हैं, कालभोज या मालभोज। ठीक है, बप्पा रावल द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों पर सूर्य की आकृति। ओके, अपन बात कर रहे हैं मेवाड़ में इनकी गोहिल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अबुल फजल के अनुसार, इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। ओके, अभी अपन बात कर रहे हैं कि इनको सूर्यवंशी भी कहा जाता है। लेकिन सूर्यवंशी क्यों कहा जाता है, हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो मेवाड़ के जो महाराणा उनको हिंदुआ सूरज कहते हैं। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि सूर्यवंशी। इसके अलावा मेवाड़ का जो झंडा है मैंने भी बताया था, इसमें क्या सूर्य की आकृति है, इसका मतलब यह है कि ये सूर्यवंशी थे। इसके अलावा बप्पा रावल द्वारा जो चलाए गए सोने के सिक्के, उन पे क्या है, सूर्य की आकृति थी। इसी कारण से अपन कह सकते हैं कि मेवाड़ के शासक क्या थे, सूर्यवंशी। इसके अलावा महाराणा रायमल है, उन्होंने एक अपने ऊपर लेख लिखाया था जिसमें क्या है, सूर्यवंशी स्त्री ऐसा लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब क्या है, मेवाड़ के शासक क्या है, सूर्यवंशी है। ओके, आप इसको नोट डाउन करें। अपन बात करने वाले हैं आगे इनके कुल देवता कौन कौन से हुए हैं, इष्ट देवी कौन कौन सी हुई है, और राजधानी इनकी कहाँ कहाँ थी। ओके, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आगे अपन बात करते हैं इनके कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, आराध्य देव कौन है, आराध्य देवी कौन है। ओके, एक एक की बात कर लेता हूं मैं। इनके कुल देवता, कुल देवता, इसके अलावा इनकी कुल देवी, कुल देवी, इसके अलावा इष्ट देवता या बोल सकते हैं आराध्य, आराध्य देवता या देव, इसके अलावा इष्ट देवी, इष्ट देवी, इष्ट देवी। ओके, अपन बात करते हैं सबसे पहले मेवाड़ के जो भी प्रमुख जो भी देवी देवता हुए हैं उनके बारे में। तो कुल देवता अपन किसको मानते हैं, कुल देवता मानते हैं एकलिंग जी को। ठीक है, एकलिंग नाथ जी को अपना क्या मानते हैं, कुल देवता। तो अपन बात करें एकलिंग जी, एक लिंग जी। ठीक है, और इनका जो मंदिर कहाँ पे है वो है कैलाशपुरी, कैलाशपुरी गांव, कैलाशपुरी गांव। ओके, कैलाशपुरी गांव कौन से जिले में आता है, तो यह आता है उदयपुर में। ओके, किस में आता है, उदयपुर में। तो एकलिंग जी को ये क्या मानते हैं, अपना कुल देवता मानते हैं, और एकलिंग जी को अपना दीवान मानते थे, यानी कि वास्तविक जो यहाँ के जो भी शासक हुए हैं वो मानते थे कि एकलिंग जी यहाँ के क्या है, वास्तविक संस्थापक है, अपने आप को वो एकलिंग जी का दीवान मानते थे। यानी एकलिंग जी जो है, यानी कि एकलिंग जी जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है, एकलिंग जी क्या है, ये आपको इमेज दिखाई दे रही है। ओके, तो एकलिंग जी को अपना ये दीवान मानते थे, और ये जब भी कहीं भी जाते थे युद्ध में लड़ने के लिए, तो पहले एकलिंग नाथ जी क्या क्या लेते थे, परमिशन लेते थे, और जो अंदर जाते थे वो मंदिर में। ओके, तो वहां पे कोई भी हथियार लेके नहीं जाते थे, बल्कि एक छड़ लेके जाते थे। ओके, तो कुल देवता कौन है, कुल देवता एकलिंग नाथ जी, और फिर बोल सकते हैं एकलिंग जी। कुल देवी, तो कुल देवी की अगर बात करें, इनकी कुल देवी कौन है, तो बाण माता इनकी क्या है, कुल देवी है। ओके, बाण माता, बाण माता इनकी क्या है, कुल देवी। इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ओके, इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे है, बाण माता का, तो यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगर इनकी बात करें आराध्य देव या फिर आराध्य देवता, ठीक है, तो ये कौन है, गढ़बोर का चारभुजा नाथ जो है वो क्या है, इनका आराध्य देव है। ओके, यहाँ लिखा रहा हूं मैं, गढ़बोर का चारभुजा नाथ मंदिर, ये कहाँ पे है, राजसमंद में। ये क्या है, यह है इष्ट देवता किसके, मेवाड़ के शासकों की। आगे पर बात करते हैं इष्ट देवी या बोल सकते हैं आराध्य देवी, इष्ट देवी या आराध्य देवी, आराध्य देवी। इष्ट देवी आराध्य देवी की अगर बात करें अपन, तो कौन है इष्ट देवी आराध्य देवी, तो यह है चारभुजा माता, और इसका जो मंदिर है कहाँ पे, हल्दी घाटी में। ठीक है, चार भुजा माता, और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे है, यह है हल्दी घाटी में। कहाँ पे, हल्दी घाटी में। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक बार में कंपैरिजन में लिखा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मेवाड़ के शासक के कुल देवता कौन है, कुल देवता, तो कुल देवता एकलिंग नाथ जी। कुल देवी कौन है, बाण माता। इष्ट देवी आराध्य देवी कौन, आराध्य देवता कौन है, तो गढ़बोर का चारभुजा जो चारभुजा नाथ जी है वो क्या है, इनके आराध्य देवता है। इष्ट देवी आराध्य देवी कौन है, चारभुजा माता क्या है, वो क्या है, इनकी आराध्य देवी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कुल देवी और इष्ट देवी या कुल देवता या कुल आराध्य देवता कौन होते हैं। कुल देवता का मतलब होता है कि जो हमारे जो भी पूर्वज है या हमारे जो कुल में कोई भी मान लो कोई भी रहे हैं, उनको वहां से पूजे जा रहे हैं शुरू से, हमारे पूर्वजों के द्वारा भी उनको माना जा रहा है, तो क्या है, कुल देवता। ठीक है, यानी कि हमारे जो भी पूर्वज है, मान लो कोई भी है, तो वो क्या है, मरने के बाद में क्या है, पूजने लगे उनको। ठीक है, तो कुल से पूजा जा रहा है, यानी उन्हीं के कुल में जन्म हुआ है। ठीक है, इन्हीं के कुल में जन्म हुआ है, तो क्या कुल देवा है, कुल देवी है, कुल देवता हो जाएगा। इष्ट देवता
इष्ट देवता अपन इच्छा के अनुसार किसी को फेवरेट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई हनुमान जी को मान रहा है, कोई रामदेव जी को मान रहा है, तो क्या अपने 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 अलग देवता होते हैं, ओके। तो उसको क्या बोलते हैं, इष्ट देवता, ठीक है। तो मैंने आप कंपेरिजन में लिखा दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे अपन बात करने वाले हैं मेवाड़ में कौन कौन सी राजधानियां रही थी। मेवाड़ की कुल 9 राजधानियां रही थी। किस किस के समय रही थी वो अपन बात करने वाले हैं, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, फिर अपन पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर बाद में बताऊंगा कि इनके समय ये राजधानी रही, इनके समय, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं दोबारा से और लिखवा दूंगा, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिखा रहा हूँ मेवाड़ की राजधानी है। यानी कि मेवाड़ में कुल कितनी राजधानियां रही थी, किस किसने राजधानी बनाई थी। यहाँ पे लिखा रहा हूं राजधानियां, राजधानियां। अगर अपन बात करें राजधानियों की, तो मेवाड़ की सर्वप्रथम राजधानी कौन थी, वो थी नागदा, ओके। और नागदा राजधानी किसने बनाई थी, कालभोज या बप्पा रावल ने राजधानी बनाई थी। तो पहली राजधानी की अगर बात करूं, तो पहली राजधानी का नाम है नागदा। और नागदा कहाँ पे आती है, उदयपुर में, उदयपुर, ओके। और ये किसने राजधानी बनाई थी, तो ये बनाई थी बप्पा रावल, बप्पा रावल। किसने बनाई थी, बप्पा रावल। इन्हीं को बोलते हैं कालभोज या मालभोज, ओके। कालभोज या मालभोज इन्हीं को बोलते हैं। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये किसकी इमेज है, तो ये है बप्पा रावल की। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये मतलब इनका क्या है, विशाल काय शरीर था, और ये 4 बकरों की बलि एक साथ में दिया करते थे। तो इस प्रकार क्या इनके बारे में कहा जाता है, लेकिन आपको ऐसा एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये कहते हैं हरित ऋषि की गाय, इनके जो गुरु थे उनका नाम है हारित ऋषि, और ये हारित ऋषि गाय चराया करते थे। वो अपन आगे बात करने वाले हैं, लेकिन मैं इनके बारे में पढ़ेंगे, बप्पा रावल के बारे में भी। तो क्या है, इनके बाद में गोहिल के बाद में ये यहाँ के शासक थे मेवाड़ के। तो नागदा जो कि उदयपुर में आता है, और इसको पहली राजधानी किसने बनाया था, कालभोज या बप्पा रावल ने इसको राजधानी बनाया था, ओके। दूसरी राजधानी किसने बनाया था, तो आपने सुना होगा अल्हट या आलू रावल, ठीक है। उन्होंने आहड़ को राजधानी बनाया था, और आहड़ कहाँ पे आता, उदयपुर में। यहाँ पे लिखा रहा हूँ दूसरी राजधानी, जिसका नाम क्या है, आहड़। ये कहाँ पे आता है, उदयपुर में। और ये राजधानी किसने बनाई थी, अल्हट, या इसी को बोलते हैं आलू रावल, आलू रावल। अल्हट या फिर आलू रावल, इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई थी। मेवाड़ की दूसरी राजधानी कौन रही है, आहड़ रही है। आगे अपन बात करें तीसरी राजधानी की, तो तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, और वो किसने बनाई थी, जैत्र सिंह ने, ठीक है। क्योंकि जैत्र सिंह ने इसलिए बनाई थी क्योंकि जैत्र सिंह ने एक युद्ध लड़ा था इल्तुतमिश के साथ, तो उन्होंने क्या आहड़ को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। इसी कारण से जैत्र सिंह को तीसरी राजधानी बनानी पड़ी थी चित्तौड़गढ़। तो आगे बात करूंगा मैं राजधानी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को राजधानी किसने बनाया था, जैत्र सिंह ने। किसने बनाया था, जैत्र सिंह ने। जैत्र सिंह की आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, तो आप देख सकते हैं, यह है जैत्र सिंह। इस चौथी राजधानी की अगर बात करें अपन, तो चौथी और पांचवी राजधानी किसने बनाया था, महाराणा उदय सिंह ने बनाया था, ठीक है। चौथी और पांचवी, चौथी राजधानी कौन सी है मेवाड़ की, तो चौथी राजधानी तो है उदयपुर, और पांचवी है गोगुंदा। चौथी कौन सी है, उदयपुर, पांचवी है गोगुंदा। और ये दोनों राजधानी किसने बनाई थी, बनाई थी उदय सिंह ने, जो कि महाराणा प्रताप के क्या थे, पिता। तो उदय सिंह ने इनको राजधानी बनाई। इसके अलावा मेवाड़ की छठी राजधानी कौन सी रही है, तो वो रही है कुंभलगढ़। और सातवीं कौन सी रही है, चावड़। कुंभलगढ़ और चावड़ को राजधानी किसने बनाया था, तो एक प्रतापी शासक हुए जिनका नाम है महाराणा प्रताप, ओके। तो छठी और सातवीं, तो कुंभलगढ़
कोंबलगढ़, इसके अलावा चावड़। इनको जो राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था? ये बनाया था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप ने इनको राजधानी बनाया था। इसके अलावा बात करें अपन 8वीं की, तो वापस चित्तौड़गढ़ दोबारा से राजधानी बनती है यहाँ की, मेवाड़ की। और उन्होंने किन्होंने बनाया था इनको, मतलब चित्तौड़गढ़ को दोबारा राजधानी किसने बनाया था? महाराणा प्रताप के पुत्र कौन थे? अमर सिंह। ओके, अमर सिंह ने वापस से चित्तौड़गढ़ को क्या बनाया? राजधानी। अंतिम राजधानी कौन सी रही वापस? उदयपुर। और किसने रखी थी? वो महाराणा भीम सिंह ने। यहाँ पे लिखा रहा हूँ 8वीं और 9वीं। 8वीं राजधानी अगर बात करें तो कौन सी है? चित्तौड़गढ़। ये किसने बनाई थी राजधानी? थी बनाई थी महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह प्रथम। ओके, कंफ्यूज ना हो आप। इसके अलावा उदयपुर क्या रही है? अंतिम राजधानी रही है मेवाड़ की। और किसने बनाई थी? महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह। ओके, तो ये क्या है, मैं आपको पढ़ाने में तो आपको डायरेक्ट भी पढ़ा सकता था, ठीक है, यानी कि बप्पा रावल पढ़ा देता था, बप्पा रावल ने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये राजधानी लिखी। ओके, लेकिन मैं आपको एक बार में कंपेरिजन में आपको लिखा दिया है, फिर आपको एक बार से दोबारा से एक एक शासक के साथ लिखा दूंगा। बप्पा रावल पढ़ेंगे, ओके, तब बता दूंगा कि बप्पा रावल ने भी इसको राजधानी बनाया था। जयद्रथ सिंह पढ़ेंगे तो उनका इतिहास पढ़ेंगे तो इनके बारे में बता दूंगा। सारी एक बार दोबारा से अपन इनके साथ पढ़ लेंगे। ओके, तो प्रमुख राजधानियां रही है, पहली राजधानी नागदा, दूसरी आहड़, तीसरी चित्तौड़गढ़, चौथी उदयपुर, पांचवी गोविंदा, छठी कोमलगढ़, सातवीं चावड़, आठवीं चित्तौड़गढ़ और 9वीं उदयपुर। और किन किन शासकों ने बनाया था वो शासक यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये प्रमुख राजधानी कहाँ की है? मेवाड़ की राजधानी है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे अपन बात करने वाले हैं गोहिल वंश, या फिर इनके जो मूल संस्थापक है या फिर आदि पुरुष है वो कौन है? गोहिल। तो गोहिल के बारे में पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो मैंने बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है। मेवाड़ का अपन इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने प्रमुख राजधानियां बता दी, कहाँ कहाँ पे कुलदेवी कुल देवता इनके बता दिए हैं, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो प्राचीन नाम क्या है, सारे बता दिया है। अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले एक एक राजा को लेंगे, यहाँ के शासक जो भी हैं उनको कंटिन्यू हमारी क्लास चलेगी। यानी कि संस्थापक कौन इसके मेवाड़ के? वो है गोहिल या गोहिलोत, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बप्पा रावल के बारे में, और लगातार जो भी शासक आएंगे उनके बारे में पढ़ते रहेंगे। हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये हमारी पहली क्लास थी। तो आप क्लास को, अगर आशा करता हूँ बिल्कुल आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी डाउट अगर रहता है, कोई भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक